नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसका ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वसा अघुलनशील है ईथर में, पानी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में या क्लोराइड में। तो आपसे पूछ रहा है जो वसा होता है वो किस में घुलनशील है। तो जो आपका वसा है ये आप सभी को पता होगा, वसा किस में घुलनशील होता है, वसा किस में अघुलनशील होता है। तो वसा अघुलनशील का मतलब है घुलता नहीं है जिसमें। ठीक है, जिसमें नहीं घुलेगा उसमें अघुलनशील होगा, जिसमें घुल जाएगा उसमें घुलनशील होगा। ठीक है, तो वसा किस में नहीं घुलता है, वसा पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए पानी हो किसी भी बर्तन में, अगर उसमें आप ऊपर से तेल की या घी की बूंदें डालिए तो वो पानी के साथ मिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो जो वसा है आपका वो जल में या पानी में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है कौन सी। अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर का जो आपका वर्ष है वो है यानी कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे। तो जो सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतक है इनमें से वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल मृत्यु दर। ठीक है, देखिए जनगणना से संबंधित गणना किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संकेतकों जो दर से संबंधित होते हैं, इन सब में से बाल मृत्यु दर सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होता है। इसके अंतर्गत गणना करते समय 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। 0 से 5 का मतलब है कि पैदा हुए बच्चे से लेकर उसके 5 वर्ष की आयु होने तक के बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है। 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर, 1.2 लीटर, 500 मिलीलीटर या 850 मिलीलीटर। तो एक जो धात्री माता है वो प्रतिदिन कितना दूध है उत्पादित करती है, वो करती है ऑप्शन नंबर आपका ए, 400 से 800 मिलीलीटर। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं पर नोट्स वगैरह बनाते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। 1 इंच की दूरी पर, 2 इंच की दूरी पर, 3 इंच की दूरी पर या 4 इंच की दूरी पर। आपसे पूछ रहा है नाल छेदन के समय जो शिशु की नाभि से गर्भनाल को कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन होगा इसका 4 इंच की दूरी पर। ठीक है, कितनी दूरी पर बांधना चाहिए, 4 इंच की दूरी पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है। आपसे पूछ रहा है जब प्रेगनेंसी का 8वां मंथ लग जाता है तो इनमें से किस चीज की वृद्धि हो जाती है। रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की या इनमें से सभी की। किसकी वृद्धि हो जाती है, इसमें हो जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, धड़कन की। ठीक है, जो आपकी हार्ट बीट्स होती हैं वो क्या होता है, वो सामान्य से तेज हो जाती हैं। देखिए गर्भावस्था के 8वें माह में जो सामान्य महिलाओं की तुलना में एक गर्भवती स्त्री में ब्लड की जो मात्रा है लगभग 50% तक बढ़ जाती है, जो मां और भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में जो आयरन है वो मुहैया कराती है। यानी कि उसको जितनी आवश्यकता है उतना जो आयरन है बॉडी के लिए उतना उसको पहुंचाती है। और रक्त की आवश्यकता शरीर के हर हिस्से में पहुंचाना आवश्यक होता है, जिसके कारण जो गर्भवती स्त्री है उसके हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे जो उसके दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ी रहती हैं और उनकी जो मतलब रफ्तार है उसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है वह जाना जाता है। जरायु के नाम से, एपिथीलियम के नाम से, चैलेजा के नाम से या संयोजी ऊतकों के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, यानी कि गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है उस अंग को क्या कहते हैं, उस अंग को कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, जरायु। देखिए आपने प्लेसेंटा कई बार सुना होगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा को हिंदी में जरायु कहते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा के द्वारा जो गर्भ है वो
उसके गर्भनाल के जिस हिस्से से जुड़ा रहता है वो कौन सा है? प्लेसेंटा या जरायु है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ग्लिसरीन का, बोरिक लोशन का, जैतून के तेल का या इनमें से सभी का? किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए प्रयोग करना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, बोरिक लोशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनियन ट्रस्ट, डाकघर, राष्ट्रीय बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो किसके अंतर्गत कार्य कर रही है जो आपकी बालोपहार योजना है, बाल विकास फंड योजना है? तो ये आपकी कार्य कर रही है ऑप्शन नंबर ए, जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनियन ट्रस्ट के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका समस्या के समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? बोलचाल, संगोष्ठी, वाद विवाद या ब्रेन स्टॉर्मिंग? क्या कहलाता है? समस्या का समाधान ज्ञात करने के लिए जो प्रतिभागी हैं उनके मस्तिष्क को प्रेरित करना, तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, देखिए बुद्धिशीलता समूह या व्यक्ति की एक रचनात्मक तकनीक है जिसके माध्यम से किसी विशेष समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रयास किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। और देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में जान लीजिए, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग शब्द है इसको वर्ष 1953 में यानी कि 1953 में एलेक्स ऑसबर्न द्वारा अप्लाइड इमेजिनेशन नामक पुस्तक के माध्यम से दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो आपके एलेक्स ऑसबर्न थे, इन्होंने अपनी पुस्तक अप्लाइड इमेजिनेशन में ब्रेन स्टॉर्मिंग शब्द को दिया था और उसी पुस्तक से ये जो वर्ड है ब्रेन स्टॉर्मिंग ये प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु होती है। आपसे पूछ रहा है किस उम्र के बालक में जो उसके मस्तिष्क का विकास है वो 90% तक हो जाता है। ठीक है, 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की या 7 वर्ष की? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष की। ठीक है, यानी कि जब एक बच्चा 6 वर्ष का होता है तो उसका जो दिमाग है उसका लगभग 90% हिस्सा बन चुका होता है। पहले किसी हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा किसी चीज़ का ऐड आता था तो उसमें ये बताते थे कि जो बच्चे के ब्रेन का विकास है वो 5 से 6 साल की उम्र में लगभग 90% बन जाता है। ठीक है, तो जो आपके कभी कभी टीवी है वो भी आपकी अवेयरनेस का काम करती है ना, मोस्टली केसेस में तो नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है किससे? शरीर बनाने वाले खाद्यों से, संरक्षित सब्जियों और फलों से, अनाजों और बाजराओं से या तेलों और वसा से? तो जो संतुलित आहार में ऊर्जा है वो अधिकांशतः किससे प्राप्त होती है? ये आपकी अधिकांशतः प्राप्त होती है अनाज और बाजराओं से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 5 खाद्य समूह पद्धति है। कौन सी है जो 5 खाद्य समूह पद्धति है? ए, प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज। बी, खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी। या सी, प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज। या डी, खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। तो देखिए जो 5 खाद्य समूह पद्धति है इसका मतलब होता है कि वो कौन से 5 जो आपके भोजन समूह है जिनको मिलाकर आपका जो संतुलित भोजन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जो आपका बैलेंस डाइट है वो कंप्लीट होती है। तो देखिए जो ICMR है उसके द्वारा जो वर्णित 5 खाद्य समूह हैं वो कौन से हैं? वो हैं आपके ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। यानी कि जो आपका 5 खाद्य समूह पद्धति है वो ऑप्शन नंबर बी है आपकी। कौन कौन सी? खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी, ठीक है। देखिए ये तो 5 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी आपकी ये हो गई, दूसरी ये हुई, तीसरी दूध एवं दूध उत्पाद, पांचवी फल एवं सब्जियां, चौथी फल एवं सब्जियां और पांचवी कौन सी है? वसा एवं चीनी। लेकिन देखिए इसमें से भी जो आपके 5 ग्रुप हैं इनके अंदर क्या क्या है? देखिए जैसे आपका खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद है, इसके अंदर गेहूं, बाजरा, चावल, जौ आदि चीजें आ जाएंगी। जो आपकी दालें एवं फलियां हैं इनके अंतर्गत ऐसे सोयाबीन, राजमा, अरहर, तुर की दाल आदि सब आ जाएंगी। दूध एवं दूध उत्पाद में क्या आएगा? इनमें जैसे आपका जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दही, पनीर, छाछ, अंडा, मछली, लीवर, ये सब किस में आएंगे? कि दूध एवं दूध उत्पाद में आएंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है आपका? फल एवं सब्जियां। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी फल एवं सब्जियां। तो इसमें जैसे कोई भी फल या सब्जियां, आम, अमरूद, गोभी, लौकी, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? फल एवं सब्जियां में। और जो लास्ट कैटेगरी आपकी वसा एवं चीनी, तो इसमें आपका घी, मक्खन, तेल, गुड़, चीनी, ये सब किस में आ जाएंगी? वसा एवं चीनी में, ठीक है। तो जो 5 खाद्य समूह पद्धति है वो कौन सी है? आपकी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्या भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है? इसमें से कौन सा जो रोग है वो भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है? मरासमस, स्कर्वी, बेरी या घेंगा? कौन सा रोग है? तो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए, मरासमस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्लोरोमाइन को, क्लोरीन गैस को, ब्लीचिंग पाउडर को या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपकी जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियां हैं उनमें से इनमें से क्लोरीन से रिलेटेड सबसे अच्छा किसको माना गया है? तो ये माना गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर की जो विधि के माध्यम से जो जल शुद्धिकरण किया जाता है उसको, ठीक है। और देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ये पानी में उपस्थित जो जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है और पानी का शुद्धिकरण कर देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा या कैल्शियम? तो कौन सा महत्वपूर्ण है? तो इसमें आपका जो महत्वपूर्ण है वो है मैग्नीशियम, ठीक है। जो आपका मैग्नीशियम है ये एक वयस्क शरीर में 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है और प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण के लिए मैग्नीशियम है क्या है? आवश्यक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक जो वयस्क व्यक्ति है उसके शरीर में कितना मैग्नीशियम होता है? तो उसके शरीर में 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है ए, बी है ई, सी है डी, डी है के। कौन सी विटामिन? ए, ई, डी, के, इनमें से कौन सी होगी? तो देखिए जो आपकी विटामिन ई है ना, ये बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जानी जाती है, ठीक है। अच्छा, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। आप पूछा है जो पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है वो कौन सा है? स्टार्च, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो ये कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है ये? स्टार्च, ठीक है। क्या होगा ये? स्टार्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? विटामिन, खनिज, वसा या प्रोटीन? तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है ये होपफुली आप सभी को पता होगा। तो जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं?
प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक होते हैं और जो प्रोटीन है शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है और सभी प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, यहाँ बहुलक का मतलब है पॉलीमर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मूलभूत आवाजें जो किसी भी भाषा को बनाती हैं का अध्ययन कहलाता है। आपसे कहा है जो आपके प्राइमरी साउंड्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी भाषा को बनाते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान, मॉर्फोलॉजी आकृति विज्ञान, पैग्मेटिक्स या आपका व्यवहारिक विज्ञान, या सिमेंटिकस या शब्दार्थ विज्ञान। तो क्या कहलाता है? जैसा कि आपको देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, फोनोलॉजी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोनोलॉजी या ध्वनि विज्ञान। ठीक है, देखिए इसमें जो फोनोलॉजी या ध्वनि विज्ञान है, इसमें ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तथा मूलभूत आवाजें जो किसी भी भाषा को बनाती हैं वो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बच्चों में स्वयं भोजन करने का कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? 1 से 2 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में, या 5 से 6 वर्ष में। आपसे पूछ रहा है जो बच्चा है वो कब इस लायक हो जाता है कि वो अपने आप से खाना खा पाए, तो वो कब हो जाता है? ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? बच्चे को उस तरह का जो कौशल है उसको सिखाना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परामर्श का उद्देश्य होता है। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में कई बार रिपीट हो चुका है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? देख लीजिए, ए प्रार्थी व्यक्ति को सकारात्मक तरीके प्रदान करना, बी प्रार्थी व्यक्ति को नकारात्मकता प्रदान करना, सी प्रार्थी व्यक्ति की समस्याओं पर मौन रहना, या डी उपर्युक्त सभी। बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, किसी छोटे बच्चे से पूछ लीजिए वो भी बता देगा कि जो नकारात्मकता प्रदान करने के लिए कोई आपसे नेगेटिविटी लेने के लिए थोड़ी ना आपसे परामर्श लेगा। ये भी क्या है? रॉन्ग है। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सुनकर शांत हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो भी वो आपसे परामर्श लेने क्यों ही आएगा? तो अगर ये दोनों गलत है तो उपयुक्त तो सभी तो हो ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थी जो आपका व्यक्ति है जो आपके पास परामर्श लेने आया है उसको सकारात्मक तरीके प्रदान करना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, परामर्श की विधियों में प्रयोग किया जाता है क्या? परित्याग, विश्वास, मान्यता, या सभी। तो देखिए जो एक कुशल परामर्शदाता है वो इन तीनों ही विधियों का प्रयोग करता है। ठीक है, वो क्या है? जो एक कुशल परामर्शदाता है वो परामर्श देने के क्षेत्र में परित्याग, विश्वास और मान्यता, इन तीनों ही विधियों का प्रयोग करके जो परामर्श प्रार्थी है उसकी समस्याओं को दूर करता है। तो इसमें आपका ये तीनों ही ऑप्शन सही है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो कौन है आपका? टेड्रोस एडनाम घेब्रेयस, या सिसाबा कोरोसी, अब्दुल्ला शाहिद, या एंटोनियो गुटेरस। कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, टेड्रोस एडनाम घेब्रेयस। ठीक है, ये क्या है आपके? ये हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब की गई थी? तो जो 1960 में, 1965 में, 1968 में, 1969 में। तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है इसकी स्थापना आपकी की गई थी ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। ठीक है, और इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा भी की थी कि माता पिता को स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी से अपने बच्चों की संख्या और अंतर निर्धारित करने का विशेष अधिकार है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इनका जो वो है वो जनसंख्या से रिलेटेड है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए,
यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई है? महबूब उल हक द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा या ए व बी दोनों के द्वारा? तो देखिए, जो आपका यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी किया जाता है, उसकी जो अवधारणा है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो वो आपका महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। कल हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।